दो तरीके का डीएनए होता है, एक होता है बायोलॉजिकल डीएनए, एक होता है कॉस्मिक डीएनए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये दोनों डीएनए अपने लेवल पर के जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं वो दिखाता है। किसी भी बच्चे की जिंदगी में सबसे ज्यादा सुख तभी होगा अगर सूर्य और चंद्रमा मजबूत होता है। क्या एंसेस्टर्स के कर्मा भी हमारे डीएनए को इफ्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 99.9% हमारे अंदर डीएनए सिस्टम काम कर रहा है। वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। वो सॉफ्टवेयर आपको कहीं से डालना नहीं होता, वो जब आप जन्म लेते हो ऑटोमेटिक डला हुआ आता है। अगर किसी के घर में बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं करता, या फिर उसके साइकिल डिस्टर्ब है, कुछ भी ऐसा डीएनए में जुड़ा हुआ है जो कि आपके अगली जनरेशन को पैदा ही नहीं होने दे रहा। अगर बड़े लेवल पे कोई बीमारी हो जाती, बड़े लेवल पे आपका करियर 2, 4, 5 साल अफ्लिक्ट होना, और आपकी शादी नहीं हो रही है 5 साल से, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो प्लैनेट कहीं पे आपके कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर कर्मास के कारण फंसा हुआ है, आपको रिलीज करना पड़ेगा। डीएनए रिपेयर में अगर हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज करना चाहें तो क्या क्या हम रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे किसी को बहुत गंभीर बीमारी पिछले कई पुश्तों से चली आ रही है, सबसे पहले अपने हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। एंड जब भी आज आप आपसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, हमने आपसे कुछ ना कुछ जाना ही है, सीखा ही है। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। अच्छा लगता है ना अगर हम दुनिया जो कर रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट करें। तो मैम, बेसिकली आज मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा दो तरीके का डीएनए होता है, एक होता है बायोलॉजिकल डीएनए, एक होता है कॉस्मिक डीएनए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ज्योति, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये दोनों डीएनए अपने लेवल पर आपके जीवन की हर क्रिया को दिखाते हैं, यानी आपके जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं वो दिखाता है। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल डीएनए की बात करेंगे, जिसमें कि आपके ट्रेट्स होते हैं, आपके कलर होता है बॉडी का, आपकी चाल ढाल, आप कितने लंबे होंगे, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा, आपकी फिज़िकल जितनी भी फिज़ीक है उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो कि आपकी एंसेस्टर की मेहरबानी है, उनके आशीर्वाद से आप जो है जब आगे के आगे पैदा होते हो, जनरेशन टू जनरेशन जब चेंज होती है, तो वो ट्रेड्स आपके पास ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो बायोलॉजिकल लेवल पे जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है, वो सारे हमारा बायोलॉजिकल डीएनए में काउंट होता है ना। तो फिज़िकल की अगर बात करें, लेकिन कॉस्मिक डीएनए का मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी कुंडली जो है, जब आप पैदा होते हो तो उस समय पर कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक जो प्लैनेट्स हैं हमारे हमारे उस समय पर एक पर्टिकुलर डिग्रीज, पर्टिकुलर जो है वो राशि में जो है वो गोचर कर रहे होते हैं। तो वो आपका एक कॉस्मिक डीएनए क्रिएट कर देते हैं, यानी कि ग्रहों के अनुसार एक आपका एक ऐसा नक्शा तैयार कर देते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि फिज़िकल तो मिली ही मिली हैं चीज़ें, उसके अलावा आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें अपकमिंग आने वाली हैं वो किस आधार पर आने वाली हैं, आपने क्या पास्ट में किया, क्या प्रेजेंट में करेंगे और फ्यूचर के लिए क्या तैयार करेंगे। एक तो हम फिजिकल लेवल पर देखते हैं बायोलॉजिकल, और एक हम कॉस्मिक लेवल पर अपनी कुंडली के थ्रू देखते हैं। ओके, मतलब हम अपने बायोलॉजिकल डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी? बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हैं। हम लोग क्या देखते हैं ना कि एक व्यक्ति, जब हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए व्यक्ति बैठा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका बैठने का तरीका कैसे है, वो बात कैसे कर रहा है, या फिर कई लोगों में आपने देखा होगा बहुत जल्दबाजी होती है, हर चीज़ को फटाफट बता दो, जल्दी बता दो, क्या फिर उसके दिमाग में या फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये काम हो जाएगा, हम ये उपाय कर रहे हैं, या ये चीज़ें हो जाएंगी। ये जो आपके अंदर की ये जितनी भी इंक्वायरी है, आपके अंदर की जितनी भी किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की चीज़ जो क्षमता है, ये आपका डीएनए दे रहा है बायोलॉजिकल, ये आप में ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो आप कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, और वो अगर कोई पीड़ा आपको आपकी फिजिकल फिटनेस से मिलने वाली है, किसी ऑर्गन से मिलने वाली है, तो आपकी कुंडली वो सीधा सीधा जो है वो बता देती है कि ये वाला रोग, ये वाला समय पर आपको होने वाला है। तो मैम, 9 प्लैनेट्स में सबसे जो मेन माने गए हैं, जैसे सूर्य हमारे पिता के समान और चंद्रमा हमारी माँ के समान, तो ये दो प्लैनेट बेसिकली, इनके बारे में हम एक तो बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, एंड साथ में हम जानेंगे कि क्या ये हमारे डीएनए सिस्टम को भी दिखाते हैं और उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं?
देखो, या अगर हम अपने बर्थ की बात करें तो दो जनों के मिलने से ही हमारा बर्थ हुआ है, एक माता और पिता, ठीक जी। है। हमारे अंदर जो गुण धर्म आए हैं, हमारे अंदर जो भी फॉल्ट आए हैं, खासियत आई है, जो भी हमारी समझ लो कि जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, ए टू जेड जो है वो मदर और फादर के दोनों की तरफ से आई हैं। आप अगर कहें कि अपना आप क्या लेकर आए हो, आप अपना कर्म लेकर आए हो। अच्छा। आपने जो कर्म किया होगा वो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन आप उन कर्मों को कैसे निभाओगे इस जन्म में, वो आपके माता पिता के द्वारा दिया गया डीएनए करवाएगा आपसे। ओके। जब हम माता पिता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा और सूर्य मजबूत है तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी सफल हो गई। आपको 7 प्लैनेट्स जो है वो इतना बड़ा जो है वो त्रासदी नहीं दे सकते हैं अगर सूर्य और चंद्रमा जो है वो मजबूत स्थिति में है, आपके फेवर में हो। आपके फेवर में है। अब ये फेवर में अगर इसको हम ऐसे समझें कि अगर किसी बच्चे के साथ उसके फादर खड़े हैं, मदर खड़ी है, तो वो सारी दुनिया से क्या लड़ाई जीत सकता है कि नहीं जीत सकता? बिल्कुल जीत डेफिनेट सकता है। जीत सकता है, क्योंकि उसको जो प्राइमरी स्टेज पर, मैं कहूँगी प्राइमरी स्टेज से लेकर मरने तक, अगर किसी को कहा जाए कि 2 जनों का साथ बताओ किसका रखना है आपको अपने साथ, माँ बाप। तो वो माँ बाप का रखेगा, है ना। ऐसे ही सूर्य को एक और भी चीज़ के साथ जोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं आत्मा। सूर्य जो है वो आपकी आत्मा को बताती है कि आपकी आत्मिक बल कितना है आपके अंदर, सोल लेवल पर आप क्या किस तरह के व्यक्ति हो। जब आप पैदा होते हो, मंगल देह का कारक माना जाता है, आत्मा ये उस देह के अंदर प्रवेश करती है तो आप एक जन्म लेने के लायक बनते हो। लेकिन 9वां घर जो होता है जो कि गुरु का है, ब्रीदिंग का है, सांस का है, प्राणवायु का है, जब तक एक मांस के लोथड़े में आत्मा आ भी जाए, अगर उसमें प्राणवायु नहीं आई तो वो जब तक जीवित नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग 159 का जो ट्राइन गिनते हैं, मैं इसीलिए इसको डीएनए का सबसे प्रभावशाली ट्राइन गिनती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये ट्राइन अच्छा है, ये प्लैनेट अच्छे हैं, तो उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता। वो बहुत मजबूत होगा फिजिकल लेवल पे, सोल लेवल पर, और कहीं ना कहीं उसके अंदर जीव शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। जब सूर्य को हम देखते हैं कि सूर्य किसी का भी चार्ट में जब अफ्लिक्टेड होता है तो फादर छोटी उम्र में या तो चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, या किसी भी तरीके से वो बीमार होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके जीवन में जो जैसे कहते हैं ना कि प्राइमरी सेक्शन जो आपका सपोर्ट जो आपकी पहली होती है वो फादर होते हैं, वो नहीं मिल आपकी पाती। वो नहीं मिल पाती। और जब सन खराब होगा, या फिर हम कहें कि सन की क्वालिटीज़ आपके अंदर वीक हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती। आप बहुत अच्छा करते करते भी हमेशा अपने आप पे शक करते रहेंगे कि मैं ये कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ये क्वालिटी आपके अंदर सबसे पहले सूर्य ही देता है। अगर वो बल में नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं आत्मिक लेवल पे बहुत कमज़ोर होते हो। आपके पिता आपको नहीं मिले, ये आपकी कुंडली बता सकती है, या मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी तक आपके पीछे एक हाथ सपोर्ट बन के बैठे हैं, आपकी कुंडली बताती है कि आपके कर्मों का बहुत अच्छा लेखा जोखा है, तो आपको एक अच्छे फादर, एक अच्छे माँ जो है वो मिलती है, ठीक है। लेकिन लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़िंदगी में जो ब्लेमिंग करते हैं वो माँ बाप को ही करते हैं सबसे ज़्यादा। जी। और ये इसलिए भी करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि शायद आपको, अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ो तो आपको पता चलेगा, माँ बाप भी एक आत्मा है ना, वो भी तो एक सोल है ना। जी। उनको अट्रैक्ट कौन करेगा? उन माँ बाप को सोल, जो सोल लेवल पर है, वो सोल जो आपके माँ बाप की है, वो कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करेगी? या आप एक सोल हो, आप कैसे माँ बाप वाले, कैसे सोल वाले माँ बाप चाहते हो? तो ये आपकी सिलेक्शन है कि आप इस घर में आए हो, या अब आपके माँ बाप की सिलेक्शन है कि आप इस घर में आए हो। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर बहुत गहरे पिछले कई जन्मों से जुड़े हुए होंगे, इसीलिए आप लोगों ने एक दूसरे को सिलेक्ट किया। तो फिर इस जन्म में आकर अगर आपको कोई कॉस्मिक, जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, कुंडली की बात कर रहे हैं, जो आपको मिली है, जो कि आपके कर्मों को दिखाती है, अगर वो खराब होगा तो वो आप जन्म लेने के बाद उनसे सुख नहीं ले पाओगे। इसमें फिर उनका कोई दोष नहीं है ना, आपके कर्मों का दोष है कि हम अपने कर्मों के आधार पर उनसे या तो कुछ ले नहीं पाए या फिर उनको कुछ दे नहीं पाए। 2 ही तो काम करना है, ल और द, 2 ही चीज़ों से सारी दुनिया चल रही है ना, लेना और देना जी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुख तभी होगा अगर सूर्य और चंद्रमा मजबूत होता है।
अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं, फूड के लिए जानते हैं, दूध के लिए जानते हैं, जो कि बच्चे को सबसे पहले मिलता है जन्म के बाद। अगर वो ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो कोई चीज़ खाने के लायक नहीं होता वो बच्चा, वो सिर्फ दूध पीता है, राइट। अब जब आप देखोगे चंद्रमा जो है, कहते हैं कि मन का कारक है। अगर चंद्रमा कहीं अफ्लिक्टेड होता है तो ऐसे बच्चों को खाना जो है वो पैदाइशी ही कम मिलेगा या अच्छा नहीं मिलेगा, या उसकी फूड की क्वालिटी हमेशा खराब रहेगी। बिल्कुल। चंद्रमा आपको, आपके दिल को, आपकी भावना, आपकी जो व्यक्ति है, किसी की चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ को एब्जॉर्व करना अपने अंदर। जैसे कि बहुत खुशी का माहौल है, आप उसमें खुश नहीं हैं, एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहे आप वहाँ पे उस चीज़ को, है ना। ये सब चंद्रमा ही दिखाता है। जब चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छा है तो आप हर चीज़ में खुश रहेंगे, आपके अंदर एक अलग ही तरह की चंचलता रहेगी, आप घूमते फिरते उछलते कूदते दिखोगे। इसीलिए चंद्रमा को अपना सबसे प्रिय जो नक्षत्र है रोहिणी जो है वो पसंद है, कि रोहिणी नक्षत्र जो थी वो सबसे प्रिय रानी थी उनकी। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में या खुद के नक्षत्रों में सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं, और अगर ये खराब हो जाते तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो है आपकी मेंटल पीस चली जाती है। जी, जिससे हम कह सकते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो जाता है। तो जब हम देखेंगे कि ये दोनों, तो आत्मा क्या आपको आपके जीवन में करती है, आपको आत्मिक लेवल पे शांति देती है कि आपको इस जीवन में चाहिए क्या। तो हम ये कहते हैं कि सन जहाँ बैठे हुए आपकी कुंडली में, वो बताता है कि आपकी आत्मा को क्या चाहिए, और जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है वो ये बताता है कि मेरे मन को क्या चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर सकता या अपनी चीज़ों को सुधार नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो मैम, अभी जैसे हमने कर्मास की बात करी, क्या एंसेस्टर्स के कर्मा भी हमारे डीएनए को एफ्लेक्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 99.9% हमारे अंदर जो जीन्स काम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर डीएनए सिस्टम काम कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। वो सॉफ्टवेयर आपको कहीं से डालना नहीं होता, वो जब आप जन्म लेते हो ऑटोमेटिक डला हुआ आता है जी। ये सॉफ्टवेयर तब तक चलता है जब तक आप रहोगे इस ज़िंदगी में। उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं आपके पास, कौन कौन से फीचर्स आए हैं आपके पास, वो आपके एंसेस्टर कर्मास की वजह से आते हैं। आप भी एंसेस्टर हो सकते हो सकता है इस जन्म में आप अपने ही रिश्तेदारों के कहीं पे कोई क्लोज रिलेटिव होकर आप इस फैमिली में पैदा हुए हो। ऐसा होता है ना, कि पोते के घर में दादा जन्म ले रहा है, कि पिता की मृत्यु जो है वो जल्दी हो गई, तो वो अपने ही फैमिली में कहीं पे दोबारा से जन्म लेकर आया। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे डीएनए को बनाने वाले कौन है, ये हमारे पास जो सारे फीचर्स, जो क्वालिटीज़, जो ट्रेड्स आए हैं, बोलने के, हंसने के, चलने के, जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा हमारे एंसेस्टर से ही आ रहा है। एंसेस्टर, हम लोग ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कर्म खराब किए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे बोला, वो हम भी तो हो सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वही है। ये कैसे पहचानोगे? लेकिन ये है कि जो इंसान चुका है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, कई जनरेशन टू जनरेशन आप जब आगे चले जाते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कुछ कुछ फॉल्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी बहुत अच्छी, उसमें ये बताया गया कि जब किसी की पास्ट में जो है किसी के फोर फादर्स ने बहुत गरीबी देखी होती है, बहुत गरीबी देखी होती है, तो वो जो उसका डर है गरीबी को लेकर, जो उसका पैसे को लेकर डर है, वो ट्रैवल करेगा अब डीएनए में आगे के आगे। बिल्कुल। वो ट्रैवल करता हुआ आपके तक आएगा। अब इस बर्थ में ना, जब आपके पास पैसा आएगा तो हो सकता है आप पैसे को खर्चो ना, आप कंजूस हो जाओ, आप उसको बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करो, आप हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि ये कम खरीदो, ये कम ज़्यादा, ये मत करो, वेस्ट मत करो, ये मत करो। तो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो पैसे पे चला जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आपके पीछे से ही ट्रैवल होके आ रहा है, आपके कहीं ना कहीं वो डर आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे हम कह देते हैं कि पीछे पास्ट में अगर किसी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ अगर उठानी पड़ी, या आपके कहीं पे इंसेस्टर्स में मल्टीपल मैरिजेस होती रही, बहुत होती रही, और जो छोड़ के उनकी वाइफ्स जाती रही, या डेथ हो गई बिना मतलब अकाल मृत्यु हो गई, जैसे कि हम देखते हैं। अब ये जो वो वाली चीज़ का डर कि अब हम शादी किया तो अब ये भी निभेगी कि नहीं निभेगी, ये जो आपका फोबिया है जो एंसेस्टर से चला आ रहा है, अब आपके प्रेजेंट को भी अफ्लिक्ट कर सकता है। आप भी इस जन्म में जब रिलेशनशिप निभाओगे तो आपको वो चीज़ की फील आता रहेगा कि मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं, ये लड़की अच्छी है कि नहीं,
ये कहीं मुझे धोखा ना दे दे, हमारी फैमिली में कोई ख़राब लड़की ना आ जाए, ऐसी चीज़ें ख़राब हमारा जवाई ना आ जाए, ऐसी थॉट प्रोसेस आपके अंदर कहाँ से आ रही है? ये एक जन्म की कहानी नहीं होती, ये टाइम ट्रेवल है जो आपके डीएनए के थ्रू आपके प्रेजेंट तक पहुंचा है, राइट? तो इसलिए हमारे जो एंसेस्टर कर्मास होते हैं वो थ्रू हमारे डीएनए हमारे इस जन्म में आकर हमें वो काम के प्रति जो है या तो फोबिया देंगे या हमें एनर्जी देंगे, नहीं करो करो करो, या फिर वो आगे आपको ग्रोथ में लेकर जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम अपनी कुंडली से आराम से देख सकते हैं। ओके, तो मैम हम इस चीज़ को अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं? लाइक कौन सा प्लैनेट कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला, सूर्य और चंद्रमा को देखिए जी। मन ने भोगना है, खुश होना है, उसको एंजॉय करना है। अगर चंद्रमा आपका बैड नक्षत्र में है या फिर बैड प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में है तो आपके डीएनए में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। अब ये आप कहेंगे कि कौन सा फॉल्ट होगा, तो चंद्रमा दिखाता है आपके अंदर मेंटल पीस को, आपकी डिप्रेशन को या फिर एंग्जाइटी को। जो लोग बहुत डर जाते हैं, किसी भी तरह का, पानी के पास नहीं गए कभी चढ़े नहीं ऊंचाई पर, कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब जैसे एडवेंचर नहीं किया, फिर भी डर है कि 2 कदम भी वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाते, 1 कदम भी वो पानी में नहीं रख पाते। ये जो आपका फोबिया, ये चंद्रमा ही कहीं ना कहीं देगा आपको, इन चीज़ों से डर पैदा कर दे। जो आपके अंदर डर आता है ना, ये चंद्रमा देता है कि मैं यहाँ डूब ना जाऊँ या गिर ना जाऊँ। तो बात बात पे जो चीज़ों का जो आपके अंदर भय पैदा करता है वो चंद्रमा करता है, ठीक है। अब जो लोग, जैसे सूर्य को मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सूर्य आपके डीएनए में क्या फॉल्ट बताएगा, तो वो दिखाएगा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होगा। अच्छा। आपको हमेशा जीवन में जो है नाम प्राप्ति में दिक्कत आएगी, स्टेटस जो है वो प्राप्त करने में दिक्कत आएगा, बॉसेस अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे कि आप एक ऑफिस में जाते हो, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आप इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर हो, आपका डीएनए सिस्टम इतना अच्छा है कि आप जहाँ जाते हो ना वहाँ पे भय पैदा हो जाता है। अब सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये कहीं हमारी नौकरी ना ले ले, ये मेरे से ऊपर ना चला जाए, ये उनका भय है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे टिके रहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको, अगर आपने ये डर पैदा कर लिया तो आप अपने डीएनए को हावी कर रहे हो अपने ऊपर। आपकी जो भी चीज़ें अच्छी हैं उसको आगे बढ़ाइए, और जो आपके अंदर डर है उसको आप बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ऐसे ही शुक्र आपके चार्ट में जो है आपके जेनाइटल पार्ट्स के फॉल्ट को दिखाता है। अगर किसी के घर में बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं करता, या फिर उसके साइकिल डिस्टर्ब है, स्पर्म काउंट कम है, कुछ भी ऐसा डीएनए में जुड़ा हुआ है जो कि आपके अगली जनरेशन को पैदा ही नहीं होने दे रहा, तो यही एक प्लैनेट है जो ऐसा नहीं करने देता। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं एंसेस्टर से ही कोई दिक्कत ऐसी आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस पे काम करने की। जो भी प्लैनेट आपका ख़राब है वो ऐसे ख़राब नहीं हुआ है कि आपका इस जन्म में पैदा हुए और वो चीज़ें आपको ख़राब मिलनी शुरू हो गई। अगर देखा जाए तो एक बच्चा पैदा होता है जब, तो नए नए बच्चे को इतने रोग हो जाते हैं, है ना। तो वो रोग क्यों हो जाते हैं? अभी तो उसने किसी से कुछ दिया नहीं, अभी कुछ लिया नहीं, अभी किसी से उसकी दोस्ती नहीं, दुश्मनी थी, अभी तो उसको खुद ही होश नहीं है। तो फिर ये चीज़ें यहीं से साबित होती हैं कि आपका एंसेस्टर कर्मा जो है आपके डीएनए के थ्रू आप जब जन्म लेते हो तो वो जाग पड़ता है। आपके डीएनए में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है अगर, तो आप पैदा होते ही बीमार हो जाओगे, डॉक्टरों को बहुत पैसा देना पड़ेगा, एकदम से फैमिली में क्राइसिस, फैमिली में टेंशन्स की बच्चे को क्या होना है ना, प्री मैच्योर बच्चे जैसे। तो ये आप किसी भी पर्सन को दोगे कैसे? उसका एक ही तरीका है कि या तो आप बीमारी से दोगे या फिर आप सर्विस से दोगे। तो एक छोटा सा बच्चा सर्विस तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं देगा, सेवा नहीं देगा ना किसी को, लेकिन वो बीमारी से तो दिलवा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही बीमार होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा ही है जो उसके साथ जुड़ के आपको वो पे करा देता है। तो दूसरी चीज़ कि हम बाकी प्लैनेट्स को जैसे देखते हैं, हम लोग जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर जो बृहस्पति अपने आप में प्राणवायु का कारक प्लैनेट है आपके अंदर, मैंने बोला 9वें घर का, जो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि डीएनए सिस्टम को अफ्लिक्ट करने वाला प्लैनेट है वो गुरु ही है। अगर किसी प्राणी के अंदर बच्चा हुआ, उसके अंदर सांस ही नहीं आई, अगर कोई व्यक्ति सीरियस बीमार है, उसका सांस ही रुक गया, तो हम लोग इस दुनिया से जाते कब हैं? जब हमारी सांस निकल जाती है, सांस से रुक जाती है ना। तो इसका मतलब गुरु पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरु जब अफ्लिक्टेड होता है तो आपको ज्ञान बहुत बांटना पड़ता है, आपको अपनी जो कहते हैं कि योगा अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, अपनी प्राणवायु पे काम करना चाहिए, ब्रीदिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए।
क्योंकि आप बात करते करते हाफने लग जाए, अस्थमा हो जाना, आपका बात बात पे सांस रुक जाना, इस तरह से फील होना कि दरवाजे खिड़कियां खोल दो, घुटन महसूस होना, ये घुटन आपकी नहीं है जो आप 50 साल से फील कर रहे हो कि मेरे को ऐसा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ये घुटन आपकी पिछले पास्ट से चली आती है, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप बाकी प्लैनेट्स को भी देख सकते हो कि आपके अंदर वो प्लैनेट, अगर आपके जीवन में वो प्लैनेट कोई बहुत बड़ा, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रही हूँ, एक बड़ा लेवल पर बड़ी बीमारी, बड़ा करियर इशू, बड़ा रिलेशनशिप इशू, आप वहाँ पे अपने जो है डीएनए पे सुधार कर सकते हैं और करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि हम देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में, हमारे डीएनए सिस्टम में क्या फॉल्ट है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। जब आपने बता ही दिया कि इसको एनालाइज कैसे करना है, तो अब इसके रिपेयर की भी बात बता देते। देखिए, रिपेयर करना बहुत आसान है, लोग इसी की पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, है ना जी। सबसे पहले अगर किसी भी तरह का बड़ा इशू, मैं बार बार बोल रही हूँ, छोटे मोटे इशू, बुखार हो जाना, जुकाम हो जाना, एलर्जी हो जाना, अगर बड़े लेवल पे कोई बीमारी हो जाती है, बड़े लेवल पे कोई बड़ा एक्सीडेंट होना, बड़े लेवल पे आपका करियर 2, 4, 5 साल अफ्लिक्ट होना, बड़े लेवल पर आपकी शादी नहीं हो रही है 5 साल से 10 साल के, आप 40 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो प्लैनेट कहीं पे आपके कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर कर्मास के कारण फंसा हुआ है, आपको रिलीज करना पड़ेगा। इसको रिपेयर बहुत आसान है करना। रिपेयर इन द सेंस कि हम लोग जब हमें वहाँ पे लड़ाई करनी, एक तरह से लड़ना है उस चीज़ के साथ, वो भय के साथ, वो हमारा बिना मतलब का जो फोबिया वहाँ क्रिएट हुआ है उसके साथ। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो केतु के साथ है या राहु के साथ है, शुक्र सूर्य के साथ है, तो क्या होगा ना, रिलेशनशिप डैमेज है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छे नहीं दिखते हैं ऐसे में। तो बार बार ये कहा जाता है कि वो जो जिस पीक तक रिलेशनशिप पहुंचना चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाता, कहीं पे अधूरा सा रह जाता है। ये जो डर आपके अंदर है कि मुझे ये छोड़ के ना चला जाए, ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझे जो भी चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे पेशेंस रखनी आनी चाहिए। आपको वही चीज़ ठीक करनी है जो आपको ख़राब मिली है। आप जब तक आपको जो चीज़ ख़राब मिली है आप उसको ठीक नहीं करेंगे, नेक्स्ट बर्थ में आपको फिर से वो चीज़ ख़राब मिलेगी। आप कितने जन्मों तक आप उसको जो है वो इग्नोर करते रहेंगे। ये डीएनए का फॉल्ट तब पड़ता है, या ये हमारे कुंडली में दो जो हमारे एंसेस्टर कर्मास जो है वो तभी आगे ट्रांसफ़र होते हैं जब हमने उसको स्टॉप नहीं किया। मान लीजिए कि आपके कहीं ना कहीं किसी ने किसी भी लेबर को बहुत तंग किया पिछले जन्म में, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, या फिर कुछ कर नहीं पाए, कई बार बंदा करना चाहता है कर नहीं पाते। हम ये नहीं कह सकते हमारे एंसेस्टर खराब हैं या कुछ है, उन्होंने अपने लेवल पर जिस एनवायरनमेंट में वो थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया होगा अपने लेवल पर। बट हम है तो इंसान ही ना, हम है तो मनुष्य नहीं, हमारे अंदर भी 6 तरह के विकार ही हैं जिस पे हमने पहले बात की। कोई ना कोई एक विकार जब हावी होता है तो हम वो सेक्शन वीक कर देते हैं, है ना। तो वो सेक्शन जब वीक होगा तो वो प्लैनेट दिखा देगा आपकी कुंडली में कि ये वाला अब इस उम्र में, इस जन्म में आपको ये सेक्शन कमज़ोरी मिलेगा, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, कैसे भी हो। वहाँ पे आपको लगातार प्रयास करना है, आपको उस प्लैनेट के प्रति सजग रहना है। जैसे शुक्र है तो शुक्र रिलेशनशिप को दिखा रहा है। आपकी जेनाइटल अगर कोई बीमारी है, आपको जेनेटिक बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी कहाँ से आ रही है? आजकल भी तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डायबिटीज़ को देखकर क्या बोलते हैं कि कोई जेनेटिक तो नहीं है। तो अब तो साइंस भी मान रही है ना कि जेनेटिक है। तो आपकी कुंडली में भी जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा अफ्लिक्टेड होगा वो जेनेटिक ही आ रहा है, ये मानकर चलिए। अब उसकी आप पूजा कराइए, आप उसकी शांति कराइए, उसके रत्न पहनिए, आप उसका कुछ भी करिए, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे वो आगे ट्रांसफ़र होता ही रहेगा। जैसे ही आप उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक कर देंगे, आगे वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो डर, वो फोबिया यहीं पे ख़त्म कर दीजिए और फिर वो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि शुक्र खराब है तो शुक्र हमारे पीछे समझ लो कि कोई डर, फोबिया आ रहा है कि रिलेशनशिप में कहीं धोखेबाजी या कहीं पे मारा गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें की गई हैं, आप इस जन्म में मत करिए ना। आप सुधारिए अपने रिश्तों को, आप एक्सेप्टेंस करिए, आप अपनी ही चीज़ों को जो है वो बेटर करिए। जब आप बेटर करोगे ना, जो आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो नेचुरल है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा अफ्लिक्टेड है। बिल्कुल सही। तो मैम, इस डीएनए रिपेयर में अगर हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ करना चाहें
तो क्या क्या हम रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जैसे किसी को बहुत गंभीर बीमारी पिछले कई पुश्तों से चली आ रही है, जी। ठीक है, वो आपकी बीमारी जो है आपकी जानलेवा है, ठीक है, आपकी जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे रही है आपको, है ना, या किसी बच्चे को, तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, ठीक है। जब आप अपना लाइफस्टाइल और डाइट, देखिए 2 तरीके से रेमेडीज़ होती हैं। आज का युग जो है वो कलयुग है। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिकल युग है। आज हम वो वाली बात नहीं कर सकते कि आप चने की दाल दे दो या बहा दो या कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह काम करती हैं चीज़ें, बट हम आज की जनरेशन को प्रैक्टिकल ही समझाएंगे चीज़ें कि सबसे पहले अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर तरीके से अपनी पद्धति फॉलो करिए। आपको होम्योपैथिक सूट करती है, आपको आयुर्वेदिक सूट करती है, आपको एलोपैथिक सूट करती है, आपको यूनानी सूट करती है, आपको कौन सी सूट करती है वो देखिए। ये आपको आपका लगन बता देता है कि आपको कौन सी आपको कौन सी जो मेडिसिन जो पद्धति है वो सूट करेगी। ये आपको 5वां घर बता देता है। 5वें घर की राशि, 5वें घर में बैठे प्लैनेट, वो आपको बताते हैं असल में कि आपको कौन सी पद्धति जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो। ओके। तो क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों को बीमारी जो है लग जाती है, लेकिन उसको वो अपने लोकल में ठीक नहीं कर पाते, अपने सिटी से बाहर कहीं दवाई लेकर आते हैं तो ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। ये कहाँ से आती चीज़ है? 5वां घर आपको ठीक करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आज के समय में हम कहें तो हेल्थ की है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए 5वां घर और आपका लगन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इनको देखिए, आपको ये बताएंगी कि आपको किस तरह की दवाई जो है वो लेनी चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। दूसरी चीज़, लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सात्विक चीज़ों पर जाएं। आज बहुत मिलेट्स का जो है वो ट्रेंड है। आज बहुत सात्विक भोजन की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है कि मुड़ के जो ये हमारा साइकिल जो हमारे एंसेस्टर का जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से आकर जो है वो अब घूमने जा रहा है, क्योंकि अति हो चुकी है हेल्थ इश्यूज़ की, राइट। दूसरा देखेंगे कि अगर हम पुराने समय में जब अनाज होता था तो साल में जो है वो कई तरह का अनाज उगता था। हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अनाज चेंज हो जाता था। एक बार बाजरा खाना, दूसरी बार मक्का, फिर गेहूँ, फिर उसके बाद कितने तरह का वो खा के वो चीज़ों की रोटेशन होती थी। कभी एक तरह का अनाज नहीं खाया जाता था। तो मैं कहूँगी प्रैक्टिकली पहले समझिए कि मेडिसिन किस तरह की लेनी है और आपको खाना कैसा खाना है। दूसरी चीज़ कि प्लानिटरी तौर पर बात की जाए, अगर आपका चंद्रमा सूर्य शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ या फिर किसी भी अपने शत्रु प्लैनेट के साथ बैठे हैं तो कृपया उनकी डोनेशन करिए, उन प्लैनेट्स की शांति कराइए, क्योंकि ये वो है जो कि आपके जीवन में कभी भी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं बेचैन आत्मा की तरह घुमाते रहें। जी। मंगल की बात करें हम लोग तो मंगल क्या होता है? वो हमारी देह का कारक है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार 1 नंबर की राशि जिसका लॉर्ड मंगल ही है। तो मंगल के ट्राइन में या मंगल के साथ अगर राहु, केतु या शनि जैसे प्लैनेट है तो आपके फिजिकल फिटनेस पे जो है वो धब्बा लग जाता है। यानी कि फिजिकल फिटनेस होती नहीं ऐसे लोगों की। ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकल फिट रहने के लिए। इनको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हमेशा हम लोग कोई भी ज़्यादा तामसिक चीज़ें ना खाएं। जितना ज़्यादा ये अपने आप को अवेयर करेंगे, अपने आप की सेल्फ अवेकनिंग करेंगे कि फूड पे, और कोई भी रिस्क वाला काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर हमारे मंगल कहीं पे अफ्लिक्टेड हैं तो वो हमारे डीएनए से हमारे बायोलॉजिकल कहीं फॉल्ट को दिखा रहे हैं। बायोलॉजिकल फॉल्ट जिसको हम फिजिक बोलते हैं, उसमें कहीं कटफट लगेगा, उसमें कहीं कटफट ऑलरेडी होगा, आपको बार बार चोट लग रही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ये इशारा करती हैं कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, एक बड़ी इंजरी हो सकती है आपके साथ, है ना, बड़ा रोग लग सकता है। तो आप ये जानबूझकर अगर फिर से वही चीज़ें करते रहेंगे तो फिर अवेयरनेस नहीं अगर लाएंगे अपने साथ तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए कि अपने जीवन में हम लोग कहते हैं कि वाटर इनटेक बढ़ाइए। 70% पानी है हमारी बॉडी में। अगर ये पानी कहीं ऊपर लेवल हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो ये डिहाइड्रेशन या फिर आपके वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाएगी बॉडी में। तो आपको चंद्रमा को कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा। तो आप, जैसे मैं हर बार ही बोलती हूँ, आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, तो कुछ दिन आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके, मोती भस्म आती है, या थोड़ा दिन मोती पानी में डालकर जो है वो पानी पी सकते हो आप। लेकिन ये थोड़े दिन की चीज़ें, परमानेंट नहीं है, आपको रिलीफ देंगी,
चांदी, मोती, ये सब चीज़ें देंगी, मोती की भस्म भी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए हमेशा। जी। आपको किस तरह का रोग हो रहा है ये डिपेंड करेगा आपके प्लैनेट्स के ऊपर, आपको किस तरह की परेशानी हो रही है या आपके डीएनए सिस्टम बता रहा है। अगर आपको पैदाइशी एक्ने है, पैदाइशी बाल नहीं है, पैदाइशी ही आपकी बॉडी में कोई क्या कहते हैं हाइट का इशू है, कलर का इशू है, किसी भी तरह का कुछ भी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की शांति करा के ही मिलेगा। चंद्रमा के नक्षत्र की शांति ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप गंडमूल नक्षत्रों के हो, गंडमूल नक्षत्र केतु के 3 होते हैं और उसके बाद बुध के 3 नक्षत्र होते हैं। ओके। जब ये 6 नक्षत्र के लोग पैदा होते हैं तो 6 के 6 नक्षत्र बुरे नहीं होते। इनमें से कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र है कि अगर उसमें बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं हेल्थ इशू लेकर आएगा, या पिता के ऊपर या फिर भाई बहनों के ऊपर या सेल्फ के ऊपर भारी हो, भारी इन द सेंस कि कुछ अच्छी परिस्थितियां लेकर पैदा नहीं होता जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है देखने के लिए। तो आपके कौन से प्लैनेट अफ्लिक्टेड हैं वो आपको डीएनए के सिस्टम को बताएंगे कि बायोलॉजिकली आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो सीधा सीधा आप रिलेट करके उसको पहचान सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। तो मंत्र कर सकते हो, ठीक है, चंद्रमा के नक्षत्र का, या उसका आप चीज़ें अपने पास रखनी शुरू करिए। दूसरा, आप दान कर सकते हो, ठीक है, किसी भी जल स्रोत के पास जो है वो बैठकर आप वहाँ पे चैंटिंग कर सकते हो। नहीं आपके आसपास नदी किनारा है तो आप एक लोटा पानी का रख के उसमें आप चैंटिंग करिए उसके पास बैठकर, ठीक है। तीसरा, जो फिजिकल लेवल पर आपके रिलेशंस है, माँ बाप बहन भाई जो भी है, उनके साथ रिलेशन अपना इम्प्रूव करिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके रिलेशन अच्छा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक से रिलेशन तोड़ें, दूसरे से बनाएं, तीसरे से बनाएं, चौथे से बनाएं। आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट तो निभानी पड़ेगी। आप जब कमिटमेंट एक बार निभा देंगे ना, जो डीएनए में कहीं फॉल्ट चला आ रहा है कि नहीं टिकना एक के साथ, नहीं वो चीज़ आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आपकी, जिस दिन आपने कमिटमेंट निभा दी तो ये शुक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। तो बात यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों की है कि अपनी अवेयरनेस हेल्थ की तरफ, प्लैनेट्स की डोनेशन की तरफ, और कहीं ना कहीं आप अपनी जीवन में सेल्फ मोटिवेट होकर उस चीज़ के प्रति लड़िए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, देन ये डीएनए कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हमने बहुत कुछ जाना समझा कि कैसे डीएनए सिस्टम भी एस्ट्रोलॉजिकली हमें बहुत अफेक्ट करता है, बिल्कुल, और कैसे इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।